Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have completed our unit number 1 social and political life. And in the today's lecture we will start our history unit number 2. So in this video we will start our chapter number 1 of history unit number 2. So let's get start the chapter. So first of all, let's learn about the Vedic age. So in this slide we can see that the timeline of early humans, like we all know that 2 million years ago there was hunters and gatherers, then around 6000 BC to 3300 BC we can see that farmers and herders, and between 3300 BC to 1500 BC there was earliest cities like the Indus Valley civilization. So in the last unit, we learned how early humans hunted animals and gathered fruits. Slowly they became farmers and herders, then began living in cities. हमने लास्ट यूनिट में मीन्स हिस्ट्री का यूनिट नंबर 1, इसमें हमने क्या देखा था कि जो अर्ली ह्यूमंस थे ये स्टार्टिंग में हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। धीरे धीरे वो फार्मर्स एंड हर्डर्स बने और बाद में वो एक सिटी एरिया में रहने लगे। सो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ अर्ली ह्यूमंस। But in this chapter, in this unit, we will learn about the Vedic age. So time duration of the Vedic age is between 1500 BC to 500 BCE. And the Vedic age is divided into two age, like early Vedic age and later Vedic age. So early Vedic age का time होगा 1500 BC to 1000 BCE, and later Vedic age का time है 1000 BC to 500 BCE. तो ये आपको टाइम भी याद रखना होगा। एंड दिस इज नोन एज द वैदिक एज, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज, इट इज नोन एज द वैदिक एज। सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ अर्ली सिटीज बिगेन द वैदिक एज। 1500 तक हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का काफ़ी डोमिनेंस था, बट उसका डिक्लाइन हुआ और धीरे धीरे 1500 टू 500 BCE में हमें वैदिक एज डेवलप होती देखने को मिलती है। सो द वैदिक एज कंप्राइजेस अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। So this time period 1500 to 500 BC is known as the Vedic age because the main sources of information about this age are literary sources or text known as the Vedas. ये टाइम ड्यूरेशन इसको हम कहते हैं वैदिक एज, लाइक 1500 BC टू 500 BCE। और इसके हमें मेनली सोर्सेस मिले हैं लिटरेरी सोर्सेस। जैसे कि बात करें वेदास, लाइक देर आर 4 वेदास, नेमली ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा एंड सामवेदा, और इसमें से हमें वैदिक एज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो अर्ली वैदिक एज की बात करें, ऋग्वेद वॉज कंपोज्ड ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज, एंड लेटर वैदिक एज में हम बात करें तो अथर्ववेद, सामवेद एंड यजुर्वेद वर कंपोज्ड। देन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस वर द मेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द अर्लियर पीरियड्स दैट वी स्टडीड अबाउट, लाइक हमने देखा था हंटर गैदरर्स, फार्मर्स, हर्डर्स एंड अर्लीस्ट सिटी पीपल, जिसके सोर्सेस हमें मिले हैं आर्कियोलॉजिकल, मीन्स हमने एक्सकेवेशन किया है और उसमें से हमने जो भी थिंग्स मिली है इससे हमने एक्सपेक्ट किया है कि ये सभी पीरियड हो गए, लाइक हंटर गैदरर्स, फार्मर हर्डर्स एंड अर्लीस्ट सिटी पीपल। बट वैदिक एज की बात करें तो वैदिक एज के प्रॉपर हमें लिटरेरी सोर्सेस मिले, लाइक मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द वैदिक एज
were literary sources and can be seen below. Like अर्ली वैदिक एज के सोर्स मिले हैं ऋग्वेद, लेटर वैदिक एज में अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड सामवेद कंपोज हुआ था, तो हमें लिटरेरी सोर्स इसके मिलेगी. Okay, so then let's move to practice question 1.1. So given below are some important events in the history of humankind. Find the approximate years they refer to and mark them on the timeline given below. The first one has been done for you. So यहाँ पर हमें कुछ important events देखने को मिल रही है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड की, और हमें इसको टाइम से डिनोट करना होगा. मीन्स कोई भी इवेंट है तो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था. जैसे कि बिगिनिंग ऑफ अर्ली एग्रीकल्चर, तो इसका टाइम क्या था, अर्ली सिटीज़ का टाइम क्या था, इसको हमें एक टाइम लाइन में भी सेट करना होगा. सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट दिस इज द टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड. लाइक वी कैन सी दैट 10,000 BCE में हम बात करें बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. सो आपको भी ये डायरेक्टली अपनी सप्लीमेंट्री बुक में फिलअप करना होगा. लाइक ड्यूरिंग 10,000 BCE we can see that beginning of agriculture. Then between 3000 BCE to 2000 BCE we can see that development of early cities. Then between 2000 and 1000 we can see that beginning of the early Vedic age. Then in 1000 BC, we can see that end of the early Vedic age and beginning of the later Vedic age. Then during 500 BC, end of the later Vedic age. And now it is present time 2020. तो आपको इस तरीके से एक टाइमलाइन ड्रॉ करनी होगी इन योर सप्लीमेंट्री बुक. Then let's move to practice question 1.2, and it is, what are the main sources of information about the Vedic age? So main sources of information for Vedic period are a set of religious texts called the Vedas. Like there are four Vedas. First of all Rig Veda, second Atharva Veda, third Sam Veda and fourth Yajur Veda. So आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कि वैदिक एज के मेन सोर्सेस क्या थे. तो मेनली लिटरेरी सोर्स मिले हैं हमें वैदिक एज के, लाइक ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा एंड यजुर्वेदा. Then let's move to practice question 1.3. So which is the oldest Veda? When was it composed? So answer होगा the Rig Veda is the oldest Veda. It was composed around 3500 years ago, means 1500 BCE. Then let's move to concept time 2, and it is features of the Rig Veda. So the main source of information about the Vedic age is the main manuscript known as Rig Veda. Historians have tried to find the age of this manuscript and believe it was composed around 3500 years ago by the sages. Some features of the Rig Veda mentioned below. So हम सब जानते हैं कि वैदिक एज का मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, तो इसका आंसर आएगा ऋग्वेदा. एंड हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ऋग्वेद कंपोज्ड हुआ था अराउंड 3500 ईयर्स अगो, मीन्स 1500 BC टाइम के दौरान ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ था. सो ये फीचर्स है ऋग्वेदा के, इसके बारे में हम समझते हैं. So in this image we can see that Indra, Agni and Soma. So explanation की बात करें तो ऋग्वेदा contains poems written in praise of gods and goddess. Means ऋग्वेद mostly based है poems के. ऋग्वेद was mainly based on poems. और ये poems लिखी गई है in praise of god and goddess. God और goddess means देवी और देवता की तारीफ करने के लिए. Then three gods are especially important in the Rig Veda: Agni, Indra and Soma. ऋग्वेद में ये तीन गॉड का मेंशन किया गया है, अग्नि, इंद्र एंड सोमा. The importance of rains in the growth of crops may have led to the worship of Indra, while Agni may have been worshipped because
fire could provide warmth but also cause destruction. सो ये गॉड की बात करें तो इसके क्या वर्क होते थे, मीन्स हम बात करें इंद्र की, तो इंद्र वाटर के देवता थे, वाटर के गॉड थे, मीन्स रेन का पूरा डिपार्टमेंट इंद्र भगवान के पास था। तो ये सभी इंद्र को वर्शिप करते थे, इसकी पूजा करते थे। देन अग्नि की बात करें तो अग्नि स्पेशली फायर को डिनोट करते हैं अग्नि भगवान। तो ये प्रोवाइड वार्मथ बिकॉज उस टाइम पे काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट था, तो वार्म प्रोवाइड करने के लिए, गर्मी प्रोवाइड करने के लिए, और डिस्ट्रक्शन के लिए हम उसको वर्शिप करते थे। These hymns were composed by sages. They taught their students orally to recite them, and that is how they were passed on from generation to generation. Means ये हाइम्स है जो हमने देखा पोएम्स के रूप में ऋग्वेद देखने को मिलता है, तो ये कंपोज किसने किया है? सेजिस ने, ऋषि मुनि ने। दे टॉट देयर स्टूडेंट्स ओरली टू रिसाइट देम, और ये काफ़ी ओरली स्टूडेंट्स को समझाते थे, कोई बुक नहीं होती थी बट ओरली स्टूडेंट को समझाते थे कि ऋग्वेद क्या होता है। एंड जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होता गया, मीन्स जो स्टूडेंट्स थे उसने भी आगे अपने स्टूडेंट्स को बताया कि ऋग्वेद क्या होता है, और धीरे धीरे ऋग्वेद का एक लिटरेचर के रूप में डेवलपमेंट होता है। So they were written down in form of manuscripts several centuries later. Means ये हो गया है around 1500 BC, but इसका composition कुछ सालों के बाद हुआ है, काफ़ी लेटर हुआ है। Some of the hymns in the Rigveda are in the form of dialogues, और ऐसा नहीं है कि टोटली पोएम्स है, कुछ डायलॉग के फॉर्म में भी हमें ऋग्वेद देखने को मिलते हैं। तो हाइम्स और डायलॉग दोनों का कंपोजिशन है ऋग्वेदा। The next point, in this picture we can see that one source of manuscript, like it was composed in an old form of Sanskrit which is also known as Vedic Sanskrit, and many of the languages that we use today come from Sanskrit, which is one of the oldest languages in the world. So ये एक हमें सोर्स देखने को मिल रहा है, ये एक वैदिक संस्कृत का एग्जाम्पल है, ऋग्वेद का ही एक पेज है, बट हम देख सकते हैं काफ़ी हार्ड लैंग्वेज है क्योंकि इसकी लैंग्वेज है वैदिक संस्कृत। आज जो हम पढ़ रहे हैं इससे भी काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज थी वैदिक संस्कृत। सो ये एक ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड है संस्कृत। वैदिक संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। इसको समझना, इसको रिकॉग्नाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज संस्कृत एंड टुडेज लैंग्वेजेस। संस्कृत और आज की लैंग्वेजेस में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है। So on comparing Sanskrit with some of today's languages like Hindi or English, it is found that they share common sounding words and meanings. तो हम संस्कृत और आज की मेन लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के साथ कंपैरिजन करें तो हमें पता चलता है कि कई सारे कॉमन साउंडिंग वर्ड्स और मीनिंग्स देखने को मिलेंगे। स्पेशली हम बात करें फॉर एग्जांपल द वर्ड्स यूज्ड फॉर बेड इन हिंदी खाट, in Sanskrit खाटवा, एंड इन इंग्लिश कोट साउंड सिमिलर। तो हम बात करें कि बेड, बेड को हिंदी में बोलते हैं खाट, संस्कृत में बोलते हैं खाटवा, एंड इंग्लिश में उसको बोलते हैं कोट। तो हम देख सकते हैं कि दोनों साउंड सिमिलर, मीन्स हमें सुनाई सिमिलर देते हैं, मीन्स सिमिलरिटी है ये तीनों लैंग्वेजेस में। सो इंडियन लैंग्वेजेस लाइक आसामी, गुजराती, हिंदी, काश्मीरी, सिंधी, Asian languages like Persian and European languages such as English, French, German, Greek, Italian, and Spanish all have words in common with Sanskrit. These are a part of Indo-European family of languages. So संस्कृत के साथ सिमिलरिटी रखती हुई ये कई सारी लैंग्वेजेस है, इसका हमने एक ग्रुप ही बना दिया इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो इंडो यूरोपियन फैमिली में कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, लाइक आसामी, गुजराती, हिंदी, काश्मीरी, सिंधी। एशियन लैंग्वेजेस भी है लाइक पर्शियन। यूरोपियन लैंग्वेजेस कई सारी सिमिलरिटी रखती है
इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सभी संस्कृत के साथ काफ़ी सिमिलरिटी रखती है। इसी के कारण हम इसको कहते हैं अ पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। Then all the languages spoken today can be grouped into different language families. Most of the languages spoken in one part of the country usually fall under the language families. So हमारे टोटल वर्ल्ड में कई सारी लैंग्वेजेस है और हमने इसको फैमिलीज में डिवाइड किया है, लाइक इंडो यूरोपियन फैमिली, द्रविडियन फैमिली, एफ्रो एशियाटिक फैमिली, तिबेटो बर्मन फैमिली। तो सभी लैंग्वेजेस ये एक ग्रुप में डिवाइडेड है। सो हम बात करें मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन इन दिस रीजन बिलोंग टू इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। सो विद द ऑरेंज कलर हमारा इंडिया का जितना भी पार्ट डिनोट किया गया है, यहाँ पर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के मीन्स यहाँ पर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोली जाती है, स्पेशली हिंदी और गुजराती, मराठी, पंजाबी, आसामी। तो ये सभी लैंग्वेजेस इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के एग्जाम्पल हैं। देन हम बात करें कि इन द साउथ इंडिया वी कैन सी दैट विद द ब्लू कलर डिनोटेड most of the languages spoken in South India like Malayalam, Telugu and Tamil belong to the Dravidian family। तो साउथ इंडिया में जो भी लैंग्वेजेस बोली जाती है इसको हमने नाम दिया है द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस, लाइक मलयालम, तेलुगु एंड तमिल। देन थर्ड है कि सम लैंग्वेजेस स्पोकन इन सेंट्रल इंडिया सच एज संथाली एंड मुंदरी बिलोंग टू द एफ्रो एशियाटिक फैमिली। सो हम देख सकते हैं ईस्टर्न इंडिया में देख सकते हैं कि संथाली और मुंदरी ये एफ्रो एशियाटिक फैमिली के मेंबर है। एंड मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेजेस लाइक बोरी एंड मिशिंग बिलोंग टू द तिबेटो बर्मन फैमिली। नॉर्थ ईस्टर्न साइड की जो भी लैंग्वेजेस है इसको हम कंक्लूड करेंगे इन द तिबेटो बर्मन फैमिली। Then let's move to practice question 2.1. So match the correct languages with the correct language families. Like first of all Shimong spoken in North East India. So इस पे राइट आंसर आएगा तिबेटो बर्मन, क्योंकि हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जितनी भी लैंग्वेज है ये तिबेटो बर्मन लैंग्वेज फैमिली के एग्जाम्पल है। देन हो स्पोकन इन सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया की हमने बात की थी, संथाली और मुंदरी ऐसी लैंग्वेजेस, और हो लैंग्वेज भी एक ऑस्ट्रियो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली का एग्जाम्पल है। एंड थर्ड है कन्नड़। कन्नड़ ये एक साउथ इंडियन लैंग्वेज है और ये द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये आपको याद रखना होगा। शिमोंग बिलोंग्स टू तिबेटो बर्मन फैमिली, हो बिलोंग्स टू ऑस्ट्रियो एशियाटिक फैमिली एंड कन्नड़ बिलोंग्स टू द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। Then let's move to our next topic, and it is Vedic society. So some important points to understand before we learn about Vedic society in detail. So more and more people were choosing to live settled life. Since resources like land and animal were limited, people fought over them. And second, the easiest way for communities to gain control over land and resources was through battles. So this is the chronology of Vedic society. In the first point, we can see that more and more people were choosing to live settled lives. पहले क्या होता था, पास्चरल इकोनॉमी होती थी। मीन्स ये सभी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते रहते थे, कोई सेटल्ड लाइफ नहीं थी। बट आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सभी सेटल्ड होने लगे, और सेटल्ड होने लगे तो रिसोर्सेज की कमी होने लगी, क्योंकि जो आसपास के रिसोर्सेज है ये नियर फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी। सो रिसोर्सेज और लैंड इसकी काफ़ी स्कैरसिटी होने लगी, क्योंकि रिसोर्सेज एंड लैंड आर लिमिटेड। सो इसके कारण पीपल और पीपल के बीच में फाइट होने लगी रिसोर्सेज और लैंड एक्वायर करने के लिए। और थर्ड पॉइंट है कि सबसे ईजीएस्ट वे क्या होता था कंट्रोल पाने के लिए लैंड और रिसोर्सेज में,
ईजीएस्ट वे होता था बैटल। अगर बैटल कर लेते तो हमें आसानी से लैंड और रिसोर्सेज मिल जाते थे। So important animals. As people began living a settled life, cattle became important as source of food and for plowing fields for farming. जैसे ही लिविंग जैसे ही सेटल्ड लाइफ स्टार्ट होने लगी, कैटल मीन्स गाय भैंस, ये सभी का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया। बिकॉज हम जानते हैं कि ये मिल्क हमें प्रोवाइड करती है और साथ में फार्मिंग में प्लाविंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दैट्स वाई केटल का रोल काफ़ी बढ़ गया था। केटल बिकेम सो इम्पोर्टेंट दैट बैटल्स वर फोर्ट टू कैप्चर देम। तो इसी के कारण कैटल को कैप्चर करने के लिए भी कई सारी बैटल होती थी। Then horses became important as they could be tied to chariots which were used battles. Horses का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस होता था क्योंकि ये चैरियोट्स मीन्स रथ को चलाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। दैट्स वाई इसको भी कैप्चर करने के लिए काफ़ी बैटल होती थी। Then importance given to sons. Many hymns in the Rigveda are prayers for cattle, horses, and children. Since only men were allowed to participate in battles, people may have preferred sons. तो हम बात करें कि ऋग्वेद में जो भी हाइम्स है, इसमें स्पेशली 3 टाइप के प्रेयर्स होती थी। लाइक केटल को प्रेज करने के लिए, हॉर्सेस को वर्शिप करने के लिए और चिल्ड्रन की डिमांड करने के लिए काफ़ी सारी प्रेयर्स थी। चिल्ड्रन की डिमांड, स्पेशली सन्स की डिमांड क्यों करते थे? क्योंकि उस टाइम पे ओनली मेन को ही पार्टिसिपेट किया जाता था इन द बैटल। सो इसी के कारण सभी सन्स को काफ़ी प्रिफर कर रहे थे कि सन आएगा हमारे घर में तो वो बैटल करेगा, हमें बैटल में हेल्प करेगा। एंड वाई डिड पीपल फाइट बैटल्स? पीपल क्यों फाइट करते थे, बैटल्स क्यों करते थे? सो विथ सेटल्ड लाइफ पीपल नीडेड मोर लैंड टू ग्रो क्रॉप्स एंड हर्ड एनिमल्स. Battles were therefore also fought to capture more land and animals as we saw in the case of cattle. So हमने देखा था कि बैटल क्यों होती थी? लैंड और रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, क्योंकि अब ये सभी काफ़ी सेटल्ड लाइफ जी रहे, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं हो रहे, तो ये सभी को रिसोर्सेज की काफ़ी ज़रूरत होगी और इसी रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए, एक्वायर करने के लिए ये सभी बैटल फोर्ट करते थे। Then some battles were also fought to gain control over water resources like rivers or to capture people. कभी कभी रिवर को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि रिवर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर, सो इस पे कंट्रोल करने के लिए भी बैटल होती थी। Then who fought in these battles? There were no regular armies like we see today. Most men of the region participated in the battles. मीन्स बैटल में कौन पार्टिसिपेट करते थे? तो उस टाइम पे अभी जो रेगुलर आर्मीज होती है, ऐसी कोई आर्मी होती नहीं थी। जनरली जो मैन हैं ये सभी बैटल्स में पार्टिसिपेट करते थे। The next point, who decided that a battle would be fought? बैटल फोर्ट करना, बैटल फाइट करना, ये डिसाइड कौन करता था? सो द पीपल ऑफ अ कम्युनिटी और रीजन assembled to discuss matters of war and peace. जब भी वॉर और बैटल होती थी तो एक कम्युनिटी है, इसमें सभी पीपल एक असेंबली करते थे और सभी डिसाइड करते थे कि किस तरीके से वॉर करनी है, किस तरीके से पीस मेंटेन करना है। सो एक असेंबली होती थी। Then they also choose their leaders who were often brave and skillful warriors. They would also be leaders in the battles. People could also remove these leaders from power. Their position was not hereditary. मीन्स उसमें से कई सारे लीडर्स भी होते थे और कई सारे ऐसे हम कहे तो वॉरियर्स भी होते थे जो काफ़ी ब्रेव और स्किलफुल होते थे और बैटल में काफ़ी यूजफुल होते थे। देन हम जो लीडर्स है इसको रिमूव भी कर सकते हैं।
मीन्स ये पोजीशन हेरिडिटरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि उसका बेटा ही लीडर बनेगा, बट इलेक्शन होता था, सभी का ओपिनियन लिया जाता था और फिर लीडर को चूज किया जाता था। तो एक काफ़ी प्रॉपर मेथड थी फॉर द बैटल। The next point, distribution of wealth. So the leaders who fought battles became important in society. Priests also became important as yagnas were performed to please gods and goddess. Some part of the wealth from the battles went to the leader and the priest. The rest was distributed among the people. Some of the part of wealth was also used to perform yagnas. सो वेल्थ, जितना भी वेल्थ मिलेगा, बैटल हुई, अगर हम जीत जाते हैं तो उसमें से जो भी रिसोर्सेस हमें मिलेंगे ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल लीडर्स को ज़्यादातर रिसोर्सेज मिलते थे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट थे सोसाइटी के। देन सेकंड, प्रीस्ट जो ब्राह्मण्स थे ये यज्ञ करते थे तो इसको भी काफ़ी रिसोर्सेज दिए जाते थे। लाइक ये सभी मेनली काम करते थे गॉड और गॉडेस को मनाने का। देन कुछ वेल्थ का पार्ट है ये लीडर्स को जाता था, प्रीस्ट को जाता था, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ये कॉमन पीपल को जाता था, कॉमन पीपल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। एंड कुछ पार्ट है ये यज्ञ में डायरेक्टली सेक्रीफाइस किया जाता था। मीन्स ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ब्राह्मण्स मीन्स जो प्रीस्ट है, लीडर्स जो बैटल कर रहे हैं, साथ में जो कॉमन पीपल है इसको भी वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, और लास्ट में जो भी कुछ बचा हुआ पार्ट है ये यज्ञ में सेक्रीफाई किया जाता था। So this is about our today's lecture. In this lecture, we have discussed about Vedic culture, Vedic age. I hope you understood very well from this video, and if you have any doubts regarding all the topics, you can ask me anytime. So now this is end of the video. Thank you for watching this video. Have a nice day.